हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लास्ट पार्ट देखेंगे स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट जो द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के ऊपर स्टडी करने के लिए बनाई गई थी। उस रिपोर्ट में कमेटी के ऑब्जर्वेशन क्या है उसका ये लास्ट पार्ट है। इसमें मैटरनिटी बेनिफिट, ग्रेचुइटी एक्ट, अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्ट, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट और बाकी कुछ प्रोविजंस जो है उसके ऊपर कमेटी ने क्या सुझाव दिए हैं उसको देखेंगे और साथ ही में इसको सम अप करेंगे कि ये पूरा सोशल सिक्योरिटी कोड ड्राफ्ट जो है उसके क्या पॉजिटिव परिणाम निकल के आएंगे, क्या अच्छे परिणाम निकल के आएंगे। कमेटी का काम है उसको स्टडी करना और उसमें कुछ अगर छूट रहा है तो उसको पॉइंट आउट करना। तो ये पूरा थीम सीरीज का लिमिटेशंस या जो कमियां छूटी हुई है इस तरह का रहा है। लेकिन ये बहुत मेजर स्टेप है, थोड़ी बहुत कमियां हर चीज़ों में रहती है और क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी का पर्पज़ ही यही था कि अनटच्ड विषयों को या जहाँ पे कुछ कमियां है उनको पॉइंट आउट करना ही काम था कमेटी का, तो उसकी वजह से पूरी ये जो सीरीज़ है उसका टोन आपको निगेटिव लगा होगा, लेकिन वो इन वीडियोस का पर्पज़ नहीं था। ना तो ये एक्ट या ये कोड टोटली निगेटिव है, ये एक्ट पॉजिटिव है और इससे कुछ पॉजिटिव ही निकल के आएगा, अच्छा ही निकल के आएगा। तो उनको भी हम एंड में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो से। सबसे पहले देखेंगे कि कमेटी ने ग्रेचुइटी के संदर्भ में जो प्रोविजंस बताए हैं उसमें क्या कमी पाई है। ग्रेचुइटी एक्ट की सभी प्रोविजंस अडॉप्ट कर ली गई है। कमेटी ने इस प्रोविजंस में जो लिमिटेशंस पाई है वो इस तरह है कि कमेटी ने रिकमेंड किया है कि ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 5 साल की सर्विस हो, उसके बाद पर्सन एलिजिबल बनेगा ग्रेचुइटी पाने के लिए। तो कमेटी ने इसको ऑब्जेक्ट किया है कि 5 साल की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसका एक कारण कमेटी आगे करती है। कमेटी कहती है कि ये 5 साल 10 साल या रिटायरमेंट एक ही फर्म से या एक ही जॉब से होना ये आजकल का ट्रेंड नहीं है। अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी चेंज हो गई है और कोई इतने लॉन्ग टर्म के हिसाब से काम नहीं करता है। गवर्नमेंट ने भी ये माना है और इसके हिसाब से एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का एक प्रोविज़न गवर्नमेंट लेके आई है। उसमें एम्प्लॉय कोई परमानेंट या टेम्परेरी ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें सभी बेनिफिट एम्प्लॉय को परमानेंट एम्प्लॉय की तरह ही दिए जाते हैं, लेकिन उसका अपॉइंटमेंट के समय ही कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड डिफाइन किया हुआ होता है। इसको फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट नाम दिया हुआ है। तो शुरू में आपको जब कंपनी हायर कर रही होंगी तो परमानेंट एम्प्लॉय के जैसे ही आपको सभी बेनिफिट्स देंगी, लेकिन वो पहले ही आपको बता देगी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 2 साल का रहेगा। आप 2 साल काम करोगे, फुल कमिटमेंट के साथ काम करोगे, परमानेंट एम्प्लॉय की जैसी सुविधाएं आपको मिलेगी, लेकिन 2 साल बाद आपका इस नौकरी पे कोई हक नहीं रहेगा। तो इस तरह का एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट आया है। साथ में ये भी ट्रेंड है इंडस्ट्री में, जिसको जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है वो आगे बढ़ जाता है, या अगर कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाती तो फिर उस केस में टर्मिनेशन ईजी हो। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की वजह से बिजनेस वाइंड अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो टर्मिनल प्रोविजंस या बिजनेस वाइंड अप करना ईजी हो, इसके लिए ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट या कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर का सिस्टम काफ़ी हद तक आया हुआ है। तो उसके हिसाब से जो करंट ट्रेंड है उसके हिसाब से मिनिस्ट्री कहती है कि ये 5 साल वगैरह का प्रोविजन अभी खत्म कर देना चाहिए। ग्रेचुइटी का प्रोपोर्शन जो है वो कंटिन्यू रखिए, लेकिन ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 5 साल सर्विस हो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये एलिजिबिलिटी कंडीशन रिमूव कर देना चाहिए। दूसरा, इन्होंने कहा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी पेएबल टू अ पर्सन इज लिमिटेड टू 20 लाख। तो कमेटी ने इसमें कहा है कि ये 20 लाख का कैप रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई एम्प्लॉयर अगर ज़्यादा देना चाहता है तो देने दीजिए उसे, इसमें गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं है, ये तो एम्प्लॉयर ही पे करते हैं। तो ग्रेचुइटी के ऊपर जो अपर कैप है वो रिमूव करने के लिए कमेटी ने सुझाव दिया है। बाद में कमेटी ये भी कहती है कि ये ग्रेचुइटी एक टर्मिनल बेनिफिट है, तो उसके लिए सेपरेट क्लेम करना पड़ेगा एम्प्लॉय को। इसकी आवश्यकता नहीं है, या जहाँ से ग्रेचुइटी मिलती है वहीं से उस एम्प्लॉय को रीस्केलिंग के बेनिफिट, उनके रिट्रेंचमेंट के जो बेनिफिट है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के तहत जो भी बेनिफिट्स बनते हैं वो सब चीज़ें ग्रेचुइटी और उसके साथ ही क्लब कर दी जाए, क्योंकि उसको अलग अलग जगह पे बेनिफिट मांगने के लिए जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो कमेटी का ये सुझाव है कि ये सब एक ही साथ क्लब कर दिए जाए। कमेटी ने यह भी पॉइंट आउट किया है कि ग्रेचुइटी के लिए सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉय ही हकदार है, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर उसके लिए हकदार नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहाना ये होता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते। तो कमेटी ने उसमें स्ट्रेट
फॉरवर्ड कहा है कि बहुत बार सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर चेंज होते हैं, एम्प्लॉय वही रहते हैं, सालों साल वो एक ही कंपनी में एक ही तरह का काम कर रहे हैं। तो ये जो प्रोविजन है ग्रेच्युटी की, इसका कुछ हद तक मिसयूज हो रहा है और वर्कर्स के हितों का उसमें हनन हो रहा है। इसलिए कमेटी ये कहती है कि सभी तरह के एम्प्लॉयज़ को ग्रेच्युटी लागू कर देनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर हो या कैजुअल लेबर हो, टेम्पररी, सीजनल, जैसे भी टाइप का लेबर हो, सभी को ग्रेच्युटी के प्रोविजन लागू कर देनी चाहिए। ये भी एक मामला आया है इसमें कि सोशल सिक्योरिटी कोड में प्रो राटा बेसिस पे ग्रेच्युटी पे करने का प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया है। प्रो राटा बेसिस पे ग्रेच्युटी पे करना, इसका मतलब 10 साल में किसी की ग्रेच्युटी 5 लाख रुपए बनती है, तो अगर 2 साल में कोई एम्प्लॉय की टर्म हो तो वो 1/5 बेनिफिट उसको कम से कम 1 लाख रुपया 2 साल का टेन्योर खत्म करने के बाद दे दिया जाए। ये पर्टिकुलरली फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ के लिए इंट्रोड्यूस किया गया कंसेप्ट है। तो कमेटी कहती है अगर वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वाले कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ को अगर ये बेनिफिट दे रहे हो तो बाकी लोगों को भी ये बेनिफिट एक्सटेंड कर दीजिए। उनके लिए भी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे ग्रेच्युटी पे करने का कोई प्रोविजन अगर दे दिया जाए तो उनका भी भला हो जाएगा, उनको भी थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, डेली वेजेस, कैजुअल वर्कर्स, इनको ग्रेच्युटी का बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन बहुत जगह पे फैक्ट ये है कि वो सालों साल उसी जगह पे काम करते हैं, सिर्फ उनके कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग हो जाते हैं। तो ये सब मुद्दे कमेटी ने उठाए हैं जो इम्पोर्टेंट है। ग्रेच्युटी के बाकी प्रोविजंस लगभग सेम ही है। बाद में मैटरनिटी एक्ट के प्रोविजंस के बारे में कमेटी ने क्या सुझाव दिए हैं और वो प्रोविजंस क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मैटरनिटी एक्ट के बारे में इस कोड में ये प्रोविजन है कि एक्सपेक्टेड डेट के 6 हफ्ते पहले और डिलीवरी के बाद 6 हफ्ते कोई वुमेन एम्प्लॉय को काम पे नहीं लेगा और उस वुमेन को भी रेस्ट्रिक्ट करके रखा है काम करने से। तो मिनिस्ट्री कहती है ये रेस्ट्रिक्टिव प्रोविजन है। कुछ महिलाएं गरीब है या कुछ काम ऐसे भी है कि जो उस पीरियड में भी महिलाएं कर सकती है, उनको कंपलसरी घर पे रखेंगे तो उनका फाइनेंशियल नुकसान तो होगा ही होगा और ये इनडायरेक्टली थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टिव भी है। बाद में कोड में ये भी प्रोविजन है कि जिनकी प्रसूति हुई है उन महिलाओं को या जो प्रेग्नेंट है उन महिलाओं को आर्डियस नेचर का काम नहीं दिया जाए। तो ये आर्डियस नेचर को डिफाइन नहीं किया हुआ है, किस तरह का काम आर्डियस रहेगा और किस तरह का काम आर्डियस नहीं होगा। कमेटी ने वो अपेक्षा की है कि ये आर्डियस वर्क का जो डेफिनेशन है वो क्लियर होना चाहिए। दूसरा, वुमेन को जॉब लेने से रेस्ट्रिक्ट करने का इनडायरेक्ट मतलब ये होता है कि वो मैटरनिटी की वजह से उसको एक तरह से इनडायरेक्ट पनिशमेंट हो रही है, पेनल्टी लग रही है। तो कमेटी ने उसके अगेंस्ट सुझाव दिया हुआ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको रेस्ट्रिक्ट मत कर दीजिए, उनको चॉइस दीजिए कि हल्का काम कर सकती है या उन्हें जो जॉब अगर लेना है, लेने की आवश्यकता है, तो वो जॉब उनको लिबर्टी हो कि वो कुछ हल्का तरीका काम कर सके। इसमें मैटरनिटी के इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कम से कम साल में 80 दिन उस महिला ने उस एम्प्लॉयर के साथ काम किया हुआ होना ज़रूरी है। तो मिनिस्ट्री कहती है कि ये 80 दिन कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कभी कभी बेनिफिट में हिंड्रेंस आ जाएगा। और क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई महिला पिछले 1 साल में 2 अलग अलग एम्प्लॉयर के पास काम कर रही हो, उसके जो पहले एम्प्लॉयर है उनके पास मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लागू हो और दूसरा एम्प्लॉयर हो जहाँ पे वो एक्ट लागू ना हो या उल्टा, तो फिर उसमें ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 80 दिनों का काउंट होना मुश्किल हो जाता है। कम से कम 1 ईयर नहीं हुआ होता उसको, या जो जितने दिन काम किया है दोनों मिला के 80 दिन हो रहे होंगे, लेकिन सिर्फ एक के यहाँ ही मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लागू है तो वो 80 डेज कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरह से ये रेस्ट्रिक्टिव प्रोविजन है, कुछ महिलाओं को इसकी वजह से लाभ नहीं मिल पाएगा। तीसरा, कमेटी ने मुद्दा ये भी उठाया है कि ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट है ये पर्टिकुलर पीरियड पे खत्म हो जाएंगे। समझो किसी महिला का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के 1 ही महीने पहले उसकी डिलीवरी हो गई, तो मैटरनिटी बेनिफिट उसको कब तक मिलेगा? कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी एम्प्लॉयर वो बेनिफिट पे करता रहेगा, या अगर केस उल्टा हुआ कि वो महिला मैटरनिटी बेनिफिट अवेल करने चली गई, उसे 6 महीने मैटरनिटी बेनिफिट अवेल करते रहे और उस पीरियड के बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तो एम्प्लॉयर बोलेगा कि इसको 2 साल में रखा था, उसमें से 6 महीने इसने तो मैटरनिटी की छुट्टियाँ ही ले ली, तो अब मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था 2 साल का वो एक्सटेंड करना पड़ेगा या मुझे उसका फ़ायदा नहीं हुआ, या जो जिस काम के लिए इसे अपॉइंट किया था उस महिला को, वो काम वो महिला उसे नहीं दे पाई क्योंकि 6 महीने बीच में मैटरनिटी के लीव पे चली गई वो। तो इस तरीके से उस एंगल को सोशल सिक्योरिटी कोड में एग्जामिन नहीं किया गया, उससे रिलेटेड प्रोविजंस नहीं है, तो कमेटी ने उसको क्लियर करने के हेतु पॉइंट आउट किया गया है। कमेटी ये भी कहती है कि ये मैटरनिटी बेनिफिट
एक्ट कुछ आस्थापनाओं को लागू होगा, कुछ को नहीं होगा, तो उससे महिला की एक तो जॉब लगना और बाद में उसका जॉब चेंज करना, दोनों चीज़ों में प्रॉब्लम आ जाएगी। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की महिलाएं हैं उनको मैटरनिटी बेनिफिट का एक्ट लगभग नहीं सा है, तो उनको ये मिलना चाहिए। क्राइटेरिया वगैरह इंट्रोड्यूस करने से अच्छा है कि ये यूनिवर्सल कर दीजिए मैटरनिटी बेनिफिट वाला जो प्रोविजन है वो, ताकि हर एक महिला को कुछ ना कुछ उससे फायदा हो सके, उन महिलाओं को रोजगार भी मिले और मैटरनिटी के पीरियड में उनको आमदनी भी हो। इस तरह का सुझाव कमेटी ने दिया है। इसमें वापस वो बोलते हैं कि सभी तबके की महिलाओं को, कॉन्ट्रैक्ट, कैजुअल, टेम्पररी, परमानेंट, सभी टाइप की महिला कर्मचारियों को इस एक्ट के तहत हित लाभ मिले। मैटरनिटी बेनिफिट के अंतर्गत क्रश फैसिलिटी, शिशु गृह अवेलेबल करवा देने की प्रोविजन इस कोड में है। कमेटी कहती है कि किसी भी एक एम्प्लॉयर को क्रश फैसिलिटी अवेलेबल करवा के देना या शिशु गृह अवेलेबल करवा देना शायद एक्सपेंसिव हो। कई यूनिट्स जो 10 एम्प्लॉय रखते हैं या कुछ यूनिट जिनका मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन है, ये हो सकता है कि उनको अफोर्डेबिलिटी ना हो कि वो सेपरेट शिशु गृह किसी महिला कर्मचारी के लिए मेंटेन कर सके। तो इसमें कमेटी ने ये सुझाव दिया है कि इसमें साथ में एक प्रोविजन कर दीजिए कि शिशु गृह जो देंगे या अवेलेबल करवा देंगे वो कॉमन एम्प्लॉयर एसोसिएशन या गवर्नमेंट के टाइप के साथ भी अवेलेबल कर सकते हैं। ये अकेले का जिम्मेदारी ना हो, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की भी परमिशन हो। तो जहाँ पे 8-10 कंपनीज मिलके एक शिशु गृह चला रहे हैं और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं, इससे जो क्रश फैसिलिटी या शिशु गृह देने का खर्चा जो है वो कम हो जाएगा और ये ज़्यादा फिजिबल होगा। इसमें कमेटी ने यह भी सुझाव दिया है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्टनरशिप से भी शिशु गृह चलाने की प्रोविजन कर देनी चाहिए। क्रश रिलेटेड फैसिलिटीज जो है या प्रोविजंस जो है उसको अमेंड करने का सुझाव कमेटी ने इसमें दिया है। बाद में इसका कंप्लेंट मैकेनिज्म जो है, कोई महिला अगर मैटरनिटी बेनिफिट नहीं पाती है तो उसका कंप्लेंट करने के मैकेनिज्म में कमेटी ने पॉइंट आउट किया है कि एक जगह पे शब्द इस्तेमाल किया है कि ये इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को रिपोर्ट करेगी और बाद में कहीं पे कही दिया है कि अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसको बेनिफिट नहीं मिलता है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास कंप्लेंट करेगी। तो कमेटी ने ये कहा है कि ये दोनों ओवरलैपिंग प्रोविजंस है, क्लियर करो इसको कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन और कंप्लेंट इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के पास करनी है या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास करनी है। इस तरह से मैटरनिटी बेनिफिट से रिलेटेड जो प्रोविजंस है उसके ऊपर सुझाव कमेटी के है। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से रिलेटेड प्रोविजंस जो इस कोड में है उसके ऊपर कमेटी ने क्या सुझाव दिए हैं। तो ये बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स अभी फिलहाल हर स्टेट में अलग अलग तरीके से गवर्न हो रहा है। कमेटी ने इस पे काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया दी है। ये बोल रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के जो फंड्स है अलग अलग स्टेट मैनेज कर रहे हैं, इसका यूटिलाइजेशन पुअर है, इसको प्रॉपरली डिसबर्स नहीं किया जा रहा, वो एम्प्लॉय कौन है उनको प्रॉपरली ट्रेस नहीं किया जा रहा, उसमें फेक रजिस्ट्रेशन है। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, इसको कुछ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने की या प्रॉपरली मॉनिटर करने की आवश्यकता कमेटी यहाँ पे क्लियरली जताती है। और थोड़ा सा कमेटी ने एडवर्स वे में लिखा है इन प्रेजेंट सिचुएशन का परफॉर्मेंस। बेसिकली BOCW के प्रोविजन के अंतर्गत एक सेंट्रल बोर्ड होगा, क्रिएट किया जाएगा और अलग अलग स्टेट के अलग अलग स्टेट बोर्ड्स होंगे। तो स्टेट बोर्ड्स को कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के हिसाब से रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड्स काम करेंगे और वो बोर्ड स्कीम्स फ्रेम करेंगे। तो कमेटी इसमें कहती है कि ये सब जिम्मेदारी स्टेट बोर्ड्स को दे दी गई है कि इनको गवर्न कैसे करना है या उनको क्या स्कीम, क्या फैसिलिटीज देनी है। कमेटी कहती है कि ये सेंट्रल अगर आप कोड बना रहे हो तो सभी स्टेट को यूनिफॉर्मली आप इसमें गाइड कीजिए, कुछ स्टैंडर्ड स्कीम बनाइए और सबको मिनिमम ये आपके स्टेट में बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए होना ही चाहिए, इस तरह की गाइडलाइंस दे दीजिए। कोड में ऐसा दिखता है कि ये सब जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट के ऊपर छोड़ दी है, तो उससे इम्प्रूवमेंट आने की गुंजाइश स्टैंडिंग कमेटी को कम लगती है। इस तरह का फीडबैक कमेटी ने मिनिस्ट्री को दिया हुआ है। दूसरा, ये जो सेस चार्ज किया जाएगा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, वो सेस भरने के लिए मैकेनिज्म जो कोड में प्रोवाइड किया गया है वो है कि ये कंस्ट्रक्शन एजेंसीज अपना खुद असेसमेंट करेगी और उसके हिसाब से वो सेस भर देगी। उसके बारे में कमेटी कहती है कि ये सेल्फ असेसमेंट ठीक नहीं है, उनको कुछ नॉर्म्स डिसाइड कीजिए कि ये सेस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और किस तरह से कलेक्ट होगा। इसको सेल्फ असेसमेंट देने से वो जो सेल्फ असेसमेंट के थ्रू लोग भरेंगे उससे कमेटी ने ऐतराज जताया है। तीसरा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में काफ़ी हद तक जो वर्कर्स है वो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स है, इनका आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्ड कीपिंग
रजिस्ट्रेशन, ये सब बहुत ही मुश्किल है। ये क्योंकि टेंटेटिवली रजिस्टर्ड है या बहुत छोटे समय तक इनकी ज़रूरत पड़ती है, हर एक काम स्पेशलाइज्ड है, तो वो थोड़े समय तक रुकते हैं, उसके बाद कहीं दूसरी जगह पे काम करने चले जाते हैं। तो इसकी वजह से इन वर्कर को आइडेंटिफाई करके उनका ट्रेस रखना मुश्किल है। और कमेटी ये कहती है कि ये मैकेनिज्म प्रॉपरली डेवलप हो ताकि ये लोग आइडेंटिफाई हो, इनको इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी भी दी जाए, उनका यूनिफॉर्म आइडेंटिटी थ्रू आउट इंडिया, ताकि ये कहाँ पे भी जाए तो उनको आइडेंटिफाई करके उनके जो ड्यू बेनिफिट है उनको मिल पाए। तो इस तरह से कमेटी ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई बॉडी इनको रजिस्टर करे ताकि इनकी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में यूनिफॉर्मिटी हो और थ्रू आउट इंडिया इनको कहीं पे भी जाके सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलने के लिए इनको आइडेंटिफाई किया जा सके। तरह का एक सजेशन कमेटी ने मिनिस्ट्री को दिया है। इसमें मेजर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई जो किए है कमेटी ने, कमेटी कहती है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए पैसा किसी एक स्टेट में जमा होगा, पैसा एक स्टेट में जमा हो गया, ये उठ के दूसरे स्टेट में चले गए, उनके लिए जो फंड जमा हुआ तो वो दूसरे स्टेट में एक तो ट्रांसफर हो पाए, जैसे ये लोग माइग्रेट होंगे तो उनका पैसा भी उनके साथ दूसरे स्टेट को ट्रांसफर होके चला जाए, क्योंकि ये रहेंगे एक जगह पे, बेनिफिट किसी दूसरे स्टेट में लेंगे, हो सकता है उसी स्टेट में रहे अगर ये लॉन्ग टर्म उस स्टेट में टिके रहे, लेकिन इनका माइग्रेशन ज़्यादा है, ये तो खुद चले जाते हैं दूसरी जगह, या कोई कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग जगह पे काम पाता है तो इनको साथ लेके अलग अलग जगह पे काम करता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में बहुत ज़्यादा है और कमेटी चाहती है कि ये इशू इसमें एड्रेस हो। तो इस तरह के कमेंट्स या सुझाव कमेटी ने बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए दिए हुए हैं। बाद में अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए भी एक नेशनल बोर्ड होगा और अलग अलग स्टेट में अलग अलग बोर्ड्स होंगे, इस तरह का प्रोविज़न इस कोड में है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स का अलग से डेफिनेशन किया गया है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब ऐसा सेक्टर जहाँ पे 10 से कम एम्प्लॉयज़ हो और कुछ बाकी कंडीशन इसमें दी गई है। कमेटी ये कहती है कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर और BOCW का जो भी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूट किया गया है और जहाँ पे अथॉरिटी डेलीगेट की गई है स्टेट गवर्नमेंट को बोर्ड इस्टेब्लिश करने की, तो उससे कमेटी सेटिस्फाइड नहीं है। कमेटी इसमें बोलती है कि ये जो स्टेट को रोल असाइन किया गया है वो मैंडेटरी हो, उनको कुछ मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम स्टैंडर्ड डिफाइन किए जाए कि आपको ये चीज़ें करनी ही है, लेकिन कोड में ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है। वहाँ पे कोई कंपल्शन स्टेट पे सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है ऐसा नहीं दिखता है। तो अगर स्टेट पे कंपल्शन नहीं है तो स्टेट किस हद तक, कौन सा स्टेट किस हद तक काम करेगा, ये लिबर्टी स्टेट को मिल जाती है। तो इसीलिए मिनिस्ट्री को सुझाव दिया गया है कि ये जो प्रोविज़न है उनको स्टैट्यूटरी कर दीजिए, ना तो उनको रिकमेंडेटरी नेचर का मत रखिए, उनको सुझाव मत दीजिए, स्टेट को बाइंडिंग कर दीजिए कि ये काम आपको करने हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। इसके रिप्लाई में मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम फिलहाल ये एक्ट ऐसे ही काम कर रहे हैं और आगे भी कोशिश की जा रही है कि स्टेट को फ्रीडम रहे ऐसी स्कीम फ्रेम करने की, लेकिन कमेटी उसको सेटिस्फैक्ट्री नहीं मानती। कमेटी कहती है कि भले ही स्टेट को लिबर्टी है और स्टेट इससे ज़्यादा कर सकता है, लेकिन कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स सेट कर देने चाहिए कोड में, ताकि हर एक स्टेट कुछ ना कुछ मिनिमम लेवल की सोशल सिक्योरिटी इन वर्कर्स को दे। बाद में जैसे हम समझ सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स और ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए जो बेनिफिट्स है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए जो भी स्कीम्स फॉर्म की जाएगी वो स्टेट और सेंटर दोनों मिला के फॉर्म करेंगे, वेयर एज ऑर्गेनाइज सेक्टर के पर्टिकुलर जो प्रोविजंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत हद तक डिफाइन कर दी है। मिनिमम कुछ तो उसमें आज की डेट में रेडी है, जैसे ESI और PF हो, तो वो जो बेनिफिट्स है वो डिफाइन किए हुए हैं ऑलरेडी, कोड में भी वो क्लियर कट मार्क किए हुए हैं। वैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए कोई भी क्लियर कट डिमार्केशन, कोई भी मिनिमम स्टैंडर्ड या मैकेनिज्म कोड में नहीं दिखता। तो इसकी वजह से कमेटी ने ये कहा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं उसमें डिस्क्रिपेंसी है, बेनिफिट्स इक्वल नहीं है। स्टेट को बहुत सारा काम दे के रखा है, सेंटर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम ले रहा है। तो ये रोल क्लियर हो जाए स्टेट के और सेंटर के क्या क्या है, और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी इक्वल फुटिंग पे या जैसे भी हो, जिस हद
तक हो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर कर दी जाए, ऐसा कमेटी ने कहा है। बाद में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गिग वर्क, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ये भी कुछ नए शब्द जोड़ दिए गए हैं। उनके लिए भी सोशल सिक्योरिटी की प्रोविजन कर दी गई है, लेकिन उनको बेनिफिट कैसे मिलेगा, उनको क्या स्कीम मिलेगी, उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, उन सब के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। तो कमेटी इसके बारे में सोचती है कि गवर्नमेंट उसके बारे में ज़्यादा सीरियस नहीं है, और कमेटी ने उसमें सुझाव दिया है कि ये लोग मेजर चंक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वर्कफोर्स का, और सेंटर को इस कोड के थ्रू कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड डिसाइड करके दे देने चाहिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से, कि मिनिमम ये सब चीज़ें सभी को अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए करनी है। तो इस तरह के ये बहुत यूजफुल सुझाव, इम्पोर्टेंट सुझाव दिए हुए हैं। और एक इसमें जो इम्पोर्टेंट सुझाव है वो ये कहता है कि इनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट कुछ मिले, क्योंकि ये लोगों की जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं रहती, उनको पेमेंट भी बहुत कम मिलते हैं, और अगर इन लोगों को कुछ भी जॉब नहीं मिले तो ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे। तो मिनिमम एक एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस कम से कम इनको दिया जाए कि जब इनको कोई काम ना मिले तो ये किस तरीके से अपना गुजारा कर पाएंगे। तो इस हिसाब से ये कहा गया है। रिप्लाई में मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए और बाकी सभी लोगों के लिए गवर्नमेंट ने काफी कुछ स्कीम्स चला के रखी है। उदाहरण के तौर पे श्रम योगी मानधन योजना के बारे में गवर्नमेंट बोलती है कि ये योजना है हर एक भारत का नागरिक उसका हित लाभ ले सकता है। गवर्नमेंट उसमें अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन उसके हित लाभार्थी है उनको देती है। 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक पर मंथ कंट्रीब्यूशन करने के बाद मिनिमम 3000 रुपए का पेंशन गवर्नमेंट उनको एश्योर कर रही है। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सभी के लिए करती रहती है, और फ्लेक्सिबिलिटी कोड में आनी चाहिए। स्टेट्स को अपनी जिम्मेदारी या अपनी स्कीम फॉर्म करने की लिबर्टी मिलनी चाहिए। इसके हिसाब से कुछ चीजें स्टेट पे छोड़ दी गई है। इस तरीके से मिनिस्ट्री ने उस पर रिप्लाई दिया है। तो कुछ हद तक सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन कमेटी उसके बारे में कन्विंस्ड नहीं है। कमेटी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के लिए आग्रह करती है इस कोड में उसकी प्रोविजन करने के लिए। बाद में हम देख सकते हैं कि एनफोर्समेंट, फाइनेंस रिकवरी से रिलेटेड जो प्रोविजंस है उसके बारे में मिनिस्ट्री ने अपना रुख क्लियर किया है। इसमें जब कमेटी ने कहा कि आप इंस्पेक्शन और एनफोर्समेंट मैकेनिज्म कैसा रखने वाले हो, तो मिनिस्ट्री ने उस पर जवाब दिया है कि इंस्पेक्शन और एनफोर्समेंट मैकेनिज्म जो होगा वो स्ट्रांग होगा। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को हम फॉलो करने वाले हैं, उसमें कोई पार्शियलिटी और ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा। कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन हम रखने वाले हैं, और हम नहीं चाहते कि बहुत सारा लिटिगेशन हो। हम चाहते हैं कि ये फाइनेंशियल ऑफेंसेस जो है वो डिक्रिमिनलाइज हो जाए। तो मिनिस्ट्री ने अपने जवाब में कहा है कि IT बेस्ड या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एनफोर्समेंट मैकेनिज्म यूटिलाइज होगा। रजिस्ट्रेशन और डेटाबेस क्रिएट किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इजी की जाएगी। ऑनलाइन बहुत सारा डाटा अवेलेबल करवा दिया जाएगा। एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर का रजिस्ट्रेशन इजी होगा और वो ट्रांसफरेबल भी होगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, आधार बेस्ड आइडेंटिफिकेशन, इस तरह की चीजें गवर्नमेंट लाना चाहता है, जिससे हर एक लाभार्थी या श्रमिक उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, और जो भी इस्टेब्लिशमेंट है उनको भी ट्रेस आउट करके उनका कंप्लायंस को भी मॉनिटर किया जा सके। तो फिर मिनिस्ट्री ने ये जवाब देने के बाद कमेटी उसमें कहती है कि ये अगर इतना अच्छा एनफोर्समेंट मैकेनिज्म गवर्नमेंट ला रही है तो इंस्पेक्टर्स को जो पावर्स दी हुई है उसको रैशनलाइज करना ज़रूरी है। सर्च सीजर्स के पावर्स इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर्स को देके रखी हुई है। तो इसके बारे में कमेटी कहती है कि ये बहुत ही स्ट्रांग स्टेप होगा कि इंस्पेक्टर पहुंच के रेड कर दी तो डरावना माहौल उससे तैयार होगा। अगर आप इतना टेक्नोसेवी एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो या एनफोर्समेंट मैकेनिज्म बिल्ड कर रहे हो, तो ये इंस्पेक्टर को इतनी सारे अथॉरिटी देने की आवश्यकता नहीं है, और अगर है भी तो वो थोड़ा रैशनली दिया जाए। उसमें उसके पहले भी कुछ स्टेप हो डायरेक्टली रेड करने के पहले कि एम्प्लॉयर को अपने रिकॉर्ड प्रेजेंट करने का अपॉर्चुनिटी भी मिले। बाद में कमेटी ने यह पॉइंट आउट किया है कि ग्रुप ए ऑफिसर्स को इसमें असेसमेंट की ह्यूज पावर्स देके रखी है। अपनी खुद की असेसमेंट रीओपन करने की भी अथॉरिटी ग्रुप ए ऑफिसर्स को देके रखी है। उसके बारे में कमेटी ने अप्रहेंशन एक्सप्रेस किया है कि ये कॉम्पिटेंट है क्या, और कोई स्पेशल कैडर क्रिएट किया जाए जो सोशल सिक्योरिटी कोड का एनफोर्समेंट करे। तो कमेटी ने ऐसे पूछने के रिप्लाई में मिनिस्ट्री ने कहा है कि नहीं, ये ऑलरेडी स्कीम ऑल इंडिया ग्रुप ए लेवल के ऑफिसर्स ही चला रहे हैं, या उसी लेवल के एक्सपर्ट लोग जिन्होंने काफी साल सोशल सिक्योरिटी ऊपर काम किया है वही लोग आज तक ये स्कीम चलाते जा रहे हैं, और ये अच्छी चल रही है। तो इसमें हमें कोई जरूरत नहीं लगती कि चेंजेस किए जाए। बाद में कहा गया है मिनिस्ट्री के द्वारा कि किसी ने कंप्लायंस नहीं किया तो इमीडिएटली लिटिगेशन में नहीं जाना है, उसकी प्रोविजन कम रखी गई है।
कंप्लेंट मैकेनिज्म जो है वो सीपी ग्राम के थ्रू सेंट्रलाइज कर दिया गया है और वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंप्लेंट्स और ग्रीवेंसेस के लिए ओपन कर दिया है। कोई भी कहीं से भी ऑनलाइन किसी के भी अगेंस्ट अगर उसको सोशल सिक्योरिटी का हित लाभ नहीं मिलता है, सामाजिक सुरक्षा का हित लाभ नहीं मिलता है, तो कंप्लेंट कर सकता है। इंस्पेक्शन का भी मैकेनिज्म ट्रांसपेरेंट और स्पीडी कर दिया गया है। कोई भी इन्वेस्टिगेशन कोई इंस्पेक्टर करता है तो उन्हें टाइम बाउंड मैनर में इंस्पेक्शन रिपोर्ट सबमिट करने हैं। ये सब एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बाद लिटिगेशन कम होंगे। मिनिस्ट्री का ये स्ट्रेस है कि कोर्ट में छोटे छोटे मामले के लिए केस दायर ना हो, तो मिनिस्ट्री ने काफ़ी सारी जगह पे पेनल प्रोविजंस इंट्रोड्यूस कर दी है कि जैसे किसी को अगर हित लाभ नहीं मिला है तो इसको हित लाभ दे देंगे और वो पैसा पूरा कंपनी से वसूल करेंगे। तो इस तरह एक पावर ही दे दिया तो लिटिगेशन में जाएगा ही नहीं, वो अथॉरिटी सीधा जाके रिकवर कर लेगी अमाउंट एम्प्लॉयर से। तो इस तरह के प्रोविजंस की पेनल्टी जो हो मॉनेटरी तौर पे हो, कोर्ट के चक्कर काटने की नौबत ना आए नियोक्ता पे, इस तरह के प्रोविजंस एनफोर्समेंट मैकेनिज्म और रिकवरी से रिलेटेड है। और फाइनेंस के सोर्स में बारे में कमेटी ने जो पॉइंट आउट किया है कि कॉन्क्रीट फाइनेंस के सोर्सेस आपके कोड में नहीं दिखते हैं, तो उसके रिप्लाई में गवर्नमेंट ने कहा है कि बहुत सारी स्कीम ऑर्गेनाइज सेक्टर की पर्टिकुलरली कंट्रीब्यूटरी नेचर की है, जहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करते हैं और उसी फंड से वर्कर्स को बेनिफिट दिए जाते हैं। लेकिन जहाँ पे कंट्रीब्यूटरी फंड है, जैसे कुछ एक्ट है जहाँ पे गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करना है, जैसे न्यू पेंशन स्कीम हो या श्रम योगी मानधन योजना हो, जहाँ पे गवर्नमेंट इक्वली कंट्रीब्यूट करती है, तो वैसे भी स्कीम्स है जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट भी कर रही है। तो इसलिए जहाँ पे जो कन्वीनियंट है, पहले से जो चला आ रहा है, लगभग वही सोर्सेस ऑफ फंड्स रहेंगे। कुछ और अगर एक्सप्लोर करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड का भी उपयोग किया जा सकता है, तो वो प्रोविजंस टाइम पे या जो अथॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूट हुई है, जो बोर्ड्स कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं, सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्स्टिट्यूट हुई है, उनको देखे रखिए, वो डिसाइड करेंगे कि कितने फंड्स आवश्यक है और किस तरह से। उसके रिप्लाई में कमेटी ने ये कहा है कि फिलहाल जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, लेकिन फिर भी कोई रफ एस्टिमेट और कितने हद तक खर्चा आ सकता है उसका भी एक पिक्चर क्लियर करने के लिए स्टडी कंडक्ट किया जाए और उसके आधार पे ये स्कीम फ्रेम कर दी जाए, क्योंकि आगे चल के ऐसा ना हो कि हमारे पास कोई एस्टिमेट ही नहीं है या कोई जजमेंट ही नहीं है कि क्या स्कीम चलाने वाले हैं, उसका खर्चा कहाँ तक जाएगा। तो इस तरह से कमेटी के और मिनिस्ट्री के बीच में कुछ सवाल जवाब और कुछ सुझाव इसमें देखने को मिलते हैं। इंटरेस्टिंग है, इनसे अब फाइनल मिनिस्ट्री कौन कौन सी चीज़ें अकोमोडेट करती है और कौन कौन सी चीज़ों को वैसे ही रखती है, ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। ये 9वीं बार है जब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने सोशल सिक्योरिटी कोड पे फीडबैक दिया है और ये उम्मीद है कि जल्द ही ये फाइनल होके नोटिफाई हो जाएगा। जब फाइनल नोटिफाई होगा तो मैं फाइनल प्रोविजंस ज़रूर कवर करूँगा उसकी। ESI PF एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट या जो पूरे 9 एक्ट है उनका रिपील होना लगभग तय है और हम देखते हैं अब ये कितने दिनों के अंदर होता है। इतनी सारी चीज़ें के बाद ये एक्ट जब फाइनल होके आएगा तो मोटा मोटी हम ये चीज़ें इसमें देख सकते हैं कि ये चीज़ें अच्छी इस एक्ट से होंगी। कौन कौन सी चीज़ें अच्छी होंगी? एक तो मल्टीपल एक्ट्स जो है वो चले जाएंगे, 7, 8, 9, 10 एक्ट जितने अमालगमेट होने हैं वो अमालगमेट हो जाएंगे और कुछ एक्ट जो रिपील होने हैं रिपील हो जाएंगे और एक सोफिस्टिकेटेड लेटेस्ट लेबर लॉ वो सोशल सिक्योरिटी कोड होगा, सभी लेबर लॉज एक ही कोड में। बाद में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जो हित लाभार्थी है इस सोशल सिक्योरिटी कोड के ईजी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। उनको हो सकता है यूनिक आईडी मिल जाए या यूनिक आईडी अगर नहीं भी मिले तो भी कुछ यूनिफॉर्म मैकेनिज्म डेवलप हो जो ये सब जगह पे माइग्रेट कर पाए या सब जगह एक ही तरीके से उनको आइडेंटिफाई किया जाए। इंस्पेक्टर्स के रोल काफ़ी रिस्ट्रेंड हो जाएंगे, उनको एक टाइम बाउंड मैनर में काम करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करना पड़ेगा। बाद में पेनल प्रोविजंस मोस्टली फाइनेंशियल होंगी। कोई भी ऑफेंस किया, कोई भी वायलेशन लेबर लॉ का हुआ तो उससे अच्छा खासा फाइनेंशियल पनिशमेंट एम्प्लॉयर को एग्जीक्यूटिव मशीनरी दे देगी, उनको कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनको बहुत बड़ी पेनल्टी फाइनेंशियल टर्म्स में ये इस सोशल सिक्योरिटी कोड के अंतर्गत लग सकती है। लिटिगेशन कम और पेनल्टी ज़्यादा, इस तरह का इसका स्वरूप फिलहाल लगता है, आगे क्या होगा पता नहीं। बाद में जो आउटडेटेड प्रोविजंस है बहुत सारे एक्ट्स में, तो वो इसके चलते फिल्टर आउट हो जाएंगी, एब्सोल्यूट हो जाएंगी और निकल जाएंगे हमारे एक्ट से। और नए टाइप के एम्प्लॉयज़ जो 20th सेंचुरी में जनरेट हुई है,
जो जिस टाइप का वर्क या वर्कर पहले नहीं था, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से, अलग अलग बिजनेस मॉडल्स की वजह से तैयार हो रहे हैं, तो उनको भी इस सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत कवर किया गया है। ये एक अच्छी बात है। वो अब तक पिक्चर में नहीं थे, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, अब तक उनको कहीं पे भी सोशल सिक्योरिटी के लिए कंसिडर नहीं किया गया था, अब वो भी पिक्चर में आ गए हैं। तो ये सब इनकी अच्छी चीज़ें हैं। इससे और अच्छी चीज़, जो स्टूडेंट्स है लेबर लॉज के या MSW, DLL जिसे बोलते हैं, या HR पर्सनल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स है, उनको इतने सारे एक्ट्स के बदले सिर्फ ये एक ही सोशल सिक्योरिटी कोड पढ़ना पड़ेगा, तो उनके लिए भी एक बर्डन कम हो जाएगा। जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है जितेंद्र। मेरा टेलीग्राम चैनल, फेसबुक कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यूट्यूब चैनल सब आपके पास है। कुछ भी ऑब्जेक्शन, इंक्वायरीज है तो शेयर कीजिए मुझसे। मुझे खुशी होगी कि आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो उससे आपसे इंटरेक्ट करो। सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को। टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे वीडियोस के लिंक तुरंत अपने मोबाइल पे पा सकते हो, तो टेलीग्राम को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।